नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि आज हम बात करते हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह के बारे में, कितने विराम चिन्ह हमारे हिंदी व्याकरण में हैं और कौन कौन से हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है विराम चिन्ह से। आपको साइन दे दिया जाता है आपको साइन दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि कौन सा चिन्ह है। आपको 60 में चिन्ह दिया जाएगा, फिर ऐसे कि ये कौन सा चिन्ह, मतलब साइन आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आपको बताना होगा कि कौन सा विराम चिन्ह ये है। या आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है किस विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है या कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम देखते हैं विराम चिन्हों के बारे में कि विराम चिन्ह हमको हिंदी व्याकरण में कौन कौन से विराम चिन्ह महत्वपूर्ण हैं और कितने विराम होते हैं, कौन कौन से हमको जानना और कहाँ किसका प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं ये विराम चिन्ह है। कुछ विराम चिन्ह यहाँ पे हम दिए हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक, हंस पद, रेखांकन, लाघव चिन्ह। अब वैसे साइन की बात करेंगे तो बहुत सारे साइन हैं। बहुत सारे साइन, बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन हमें क्या करना, हमें उन चिन्हों के बारे में पढ़ना है जो हमारे हिंदी व्याकरण में प्रश्न के तौर पे मिलते हैं। तो विराम चिन्हों की जब बात आती है कि हिंदी में विराम चिन्ह कितने हैं, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। कितनी? 20 मानी गई है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हुए हम चलते हैं। यहाँ विराम चिन्ह के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, विराम चिन्ह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्हों का उल्लेख किया गया है हमारे हिंदी व्याकरण में। हमारे हिंदी व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्हों का उल्लेख किया गया है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकल के आता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका शाब्दिक अर्थ ये होता है ठहराव हो जाता है। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एंड पॉइंट भी मिलता है हमको। तो एंड पॉइंट होने पे अब कौन सा एंड पॉइंट लगाना है, कब कहाँ यूज करना है, तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ ठहराव का मतलब रुकना। ऐसा नहीं है कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं या जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, अब बोलते समय तो अगर महसूस करेंगे तो वहाँ चिन्ह पता से आप महसूस कर सकते, लेकिन बात यहाँ जब आपको लिखने और आपको देखने को मिलेगा तब आपको बताना होगा कि कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो अब जब इसका विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठहराव है। जब कोई बात हम बोलते हैं तो उसका एंड पॉइंट भी होता है। हम ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बोलते चल रहे हैं, एंड पॉइंट होता ही नहीं। जब एंड पॉइंट होता है तो वहाँ पे देखना ये होता है सेंटेंस में कौन सा चिन्ह लगेगा। हम प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। हम प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं कि हम किसी मतलब अद्भुत चीज़ों से खुश हो गए हैं या हम दुखी हो गए हैं, तो वहाँ पे, या फिर कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या हम किसी को कोई बात बता रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारे सेंटेंस के साथ उसी सेंटेंस में पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट में प्रश्न का है कि क्या है, इसको प्रेरणा दे रहा है या फिर उसमें आश्चर्य हो रहा है। तो आइए देखते हैं भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए आपसे कोई पूछे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है उन्हें विराम
चिन्ह कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे हैं यहाँ मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की, भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अंत में, क्या वाक्य के अंत में, एंड पॉइंट में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। फिर देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि कैसे वहाँ पे उसका यूज किया जाता है, कैसे हम जानेंगे यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पूर्ण विराम। क्या पूर्ण विराम हम पढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे तो पूर्ण विराम को सेम यही चीज़ क्या फुल स्टॉप बोल दिया जाता है। क्या फुल स्टॉप बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो क्या यहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे ही हमारा एंड पॉइंट मतलब वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके अंत में क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। सभी सामान्य कथन वाले वाक्य, क्या है, सभी सामान्य कथन वाले वाक्यों, सरल, मिश्र और संयुक्त। अब ऐसा नहीं होता है कि जब कोई वाक्य हम बोलते हैं तो वो सरल ही हो, वो मिश्र हो, वो संयुक्त। कहने का मतलब हमारा वाक्य कैसा भी हो सकता है, के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, चाहे वो मिश्र हो, चाहे संयुक्त हो, चाहे सरल हो। अंत में, वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, क्या भगत सिंह नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। यहाँ आपने देखा भगत सिंह नहीं रहे, क्या भगत सिंह नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। यहाँ भगत सिंह की बात की जा रही है कि वो तो नहीं है, लेकिन क्या मतलब भगत सिंह तो नहीं रहे लेकिन वो अमर हो गए। तो यहाँ हमारा जो वाक्य निकल के आया, जो हमने सेंटेंस बोला, अब भगत सिंह के लिए वो कंप्लीट बोला। अब यहाँ देखते हैं कि चिन्हों का प्रयोग हमने कैसे किया। भगत सिंह नहीं रहे, क्या है कि जब ये वाक्य पूरा जब तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन क्या है यहाँ पे हल्की सी रुकावट आ गई है, हमारे वाक्य को बोलते समय हल्की सी रुकावट आई। भगत सिंह नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। तो जैसे ही ये सेंटेंस यहाँ मिला नहीं रहे, एक उसी में दूसरा मिल जा रहा, वे तो अमर हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन यहाँ क्या जो हल्की सी ठहराव आई थी, रुकावट आई थी, यहाँ पे हमने क्या अर्धविराम का प्रयोग कर दिया। क्या अर्धविराम का प्रयोग किया। फिर बात करते हैं हम किसकी, अल्प विराम की। यहाँ आपने देखा हल्का सा रुकावट आने के कारण हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। अब बात करते हैं क्या अल्प विराम के बारे में। आपने क्या पढ़ा, पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के साथ साथ अर्धविराम का प्रयोग भी उसमें देखा। अब बात करते हैं अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम का प्रयोग निम्नांकित स्थानों पर किया जाता है। क्या अल्प विराम का प्रयोग निम्नांकित स्थानों पर किया जाता है। जैसे हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब कोई विद्यार्थी है, अब वो कह रहा है कि इस बार तो मैं यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर करके रहूँगा। तो सामने वाला उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को देखते हुए जो भी जैसा भी समझ रहा होगा, कहा कि हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो बच्चा, जो विद्यार्थी बोल रहा है कि इस बार तो मैं यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर करके रहूँगा, अब उसके अंदर ये दृढ़ संकल्प आई हो, लेकिन सामने वाले से जब वो बता रहा, जो कह रहा है, तो उसको देखने में नहीं लग रहा होगा कि पता नहीं ये पढ़ता वढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ता वढ़ता, बिल्कुल नहीं है, बस इधर उधर घूमता रहता है। वह कह रहा है कि यूपीएसआई में क्लियर कर लूँगा। तो क्या जवाब देता है कि हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ जैसे ही हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे ही हाँ आया, हल्की सी रुकावट आई, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अल्प विराम का प्रयोग कर दिया।
जैसे फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या इलाहाबाद, क्या इलाहाबाद, आगरा, मिर्जापुर और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं। अब हमने एक बात आपको बताया कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं, क्या जब हम बोल रहे होते हैं इलाहाबाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, तो इसमें क्या है कि देखें हल्की हल्की रुकावटें आ रही है। तो वहाँ पे लिखते समय हम, अब यहाँ बोलते समय तो अल्प विराम बोलेंगे तो नहीं ना, लेकिन यहाँ क्या है, जब हम उसको लिखित हमको मतलब हमको लिखित देना है, लिखित दिखाना है और पूछ भी रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, अल्प विराम का। अब जैसे इलाहाबाद, आगरा, मिर्जापुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हम डायरेक्ट यहाँ पे ये कामा ना लगाते तो क्या सेंटेंस हमको सही लगता, बोलने में भी, बोलने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ कामा जो है इसकी सुंदरता बढ़ा रही है और इसको संख्या में लेके जा रही है, क्या संख्या में लेके जा रही है। जैसे इलाहाबाद, अब ये इलाहाबाद कामा लग गया, तो अब ये कामा बताता है कि आगे और भी शहर आ रहे हैं। इलाहाबाद का जैसे नाम यहाँ पे आया तो आपके मन में हुआ कि इलाहाबाद शहर है। अब क्या कामा लग गया, आगरा, मिर्जापुर और गोरखपुर, और का प्रयोग जैसे ही लगाते हैं, क्या कि जब हम कहते हैं ना, दो तीन बातें बोल देते हैं, दो तीन शब्द बता देते हैं, तो कहते हैं ना कि और, या तो, मतलब जब हम दो तीन बात बता देते हैं या दो तीन शब्दों में अपनी बात को बताते हैं, तो फिर कहते हैं ना कि और जैसे कह दे कि पूड़ी हलवा और, पूड़ी हलवा और मिठाई, तो अब पूड़ी हलवा मिठाई कहने में थोड़ा कम सुंदरता लग रही है, इसलिए ऐसे क्या, पूड़ी हलवा और मिठाई, तो पूड़ी हलवा और मिठाई, तो पूड़ी हलवा, तो पूड़ी हलवा में हल्का सा कामा आप लगा सकते हो, और मिठाई। इलाहाबाद, आगरा, मिर्जापुर और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं। अब यहाँ देखेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कौन सा चिन्ह है, ये हंसिए वाला चिन्ह, क्या हंसिए का है, ये प्रश्न पूछने का कार्य इस यहाँ पे किया जाता है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह की बात जब करते हैं, ये किसके लिए प्रयोग होता है, ये प्रश्न पूछने पे, प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में लगाते हैं, क्या प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में लगाते हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम कहाँ रहते हो, हमने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तो हमने जैसे ही पूछा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या की बात आए, तो क्या है, ये प्रश्नवाचक भाव, ये प्रश्नवाचक मतलब बातें, क्या हमसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, ये हम सवाल कर रहे हैं, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा ये शाइन भी बताता है क्या, प्रश्न पूछने का। अब यहाँ तुम कहाँ रहते हो, जैसे ही यहाँ पे इसको लगाया, अब क्वेश्चन मार्क हो गया कि प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी आप चैट वैट फोन में भी करते रहते हैं, अब जैसे आपने कहा कि यार तुम मतलब ऐसा ऐसा तो बोलता है, क्यों, अब वो क्यों शब्दों में या अल्फाबेट में नहीं लिख रहा है, उसको अगर प्रश्न पूछना है, अब स्मार्ट में स्मार्ट चैट कर रहा है तो डायरेक्ट क्या करेगा, ऐसे, क्यों। अब हम कह रहे हैं कि हमने उसको शाम को चाय पे बुलाया, क्या कि आज चलिए आइए सब लोग चाय पे पीते, उसमें से कोई एक नहीं आया। हम इधर से मैसेज वैसेज कर रहे हैं कि आज भाई तुम क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। अब क्यों ना लिख करके बस यहाँ पर लिख दिया, अब उधर से वो मैसेज आ रहा है हम नहीं आ पाएंगे, फिर उसके बाद हमने इसको ये कर दिया, अब उधर समझ जाएगा कि प्रश्न पूछने हैं कि हम जो भेज रहे हैं मैसेज हम आज नहीं आ पाएंगे, तो इधर से जब हम ये बस साइन हमने उसको भेज दिया तो उसको पता चल जाएगा कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों नहीं आए या क्यों नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पे जब तुम
कहाँ रहते हो, क्या तुम कहाँ रहते हो। हम पूछ रहे हैं, उसके रहने की जगह पूछ रहे हैं, क्या हम उसके रहने की जगह पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा उसके अंत में। तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। तो यहाँ पे प्रश्न, हमारा वाक्य है, प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, तो अंत में एंड पॉइंट में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते। फिर उसके बाद विस्मय सूचक की बात करेंगे। यहाँ पे आश्चर्यचकित, सरप्राइज, यहाँ पे खुशी दुख प्रकट हो सकता है। इतना लंबा पेड़। अब तुम जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो या कहीं गांव में गए, कहीं गांव में गए तो किसी ने कहा चलिए आइए हम आपको बाग में अपने मेरा एक बाग है, मैं उस बाग में आपको घुमाता हूँ। अब बाग में आप गए, अब देखा भी, बाग वाग तो देखे थे कि अमरूद आम का पेड़ जो भी जामुन का सब था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपको एक बहुत बड़ा पेड़, विशाल पेड़, जैसे आम का ही आपने नॉर्मली, अब आम का पेड़ बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, उसके डाल वाल भी, अब आपने देखा कि क्या है, आम का पेड़ है, इतना लंबा आम का पेड़। तो कहने का मतलब वहाँ आपको आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य, यहाँ इतना लंबा पेड़, यहाँ पे जब आश्चर्य वाली और विस्मय की बात आएगी तो ये वाला चिन्ह लगेगा। उसे कितना कष्ट है। आपने देखा कि वो दर्द से एकदम तड़पड़ा रहा है और आप देख रहे हो वो चिल्लाए जा रहा, चिल्लाए जा रहा, तो कह रहे कितना इसको कष्ट है। तो जैसे ही आपको दुख की बात आएगी, सुख और खुशी की बात आएगी, तो वहाँ पे विस्मय बोधक की बात हो जा रही है, वहाँ पे चिन्ह आपका क्या लगेगा, अब ये आप मत सोचिए यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया और यहाँ पे विस्मय लगाए, क्यों, जैसे ही इतना लंबा पेड़, तो यहाँ पे उसे कितना कष्ट है। सेंटेंस हमारा वाक्य पूरा हो रहा है, लेकिन जो हमें दुख की, जो हमको विस्मय हो रहा है वो से हो रहा है, तो हमारा चिन्ह भी कहाँ रहेगा, यही रहेगा। फिर बात करते हैं रेखांकन की। क्या रेखांकन की बात करते हैं, किसी पद या वाक्य के महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित किया जाता है। क्या किसी पद या वाक्य के महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित किया जाता है। जैसे आप जब अपना कोई बुक लेते हैं या नोट्स को पढ़ते रहते हैं तो कहते हैं ना कि अंडरलाइन करते रहिए, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम इसी तरह क्या करते हैं, अंडरलाइन करते जाते हैं, ताकि दोबारा जब हम रिवीजन करना हो तो चीज़ें हमारे आंखों से दिखाई दे कि ये चीज़ इस पेज में, इस लाइन में इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि जैसे राजेश ने मुझे एक सुंदर कलम दी। अब मुझे कलम मिला, किसी ने दिया, लेकिन किसने दिया, अब यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, किसने दिया, राजेश ने दिया। राजेश ने मुझे एक सुंदर सी कलम दी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, क्या किसने कलम देने का कार्य किसने किया है, राजेश ने किया है। तो राजेश क्या होंगे, इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रेखांकन का प्रयोग किया गया है। फिर बात करते हैं लाघव चिन्ह का। क्या लाघव चिन्ह के बारे में बात करते हैं, संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। क्या संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्री, प्री, उ। अब यहाँ पे जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक, अब बुक पढ़ रहे हो, बुक के जस्ट नीचे मतलब राइट साइड जस्ट नीचे आप देखेंगे प्री, प्री, उ। अब इसका अर्थ क्या निकल के आता है, कृपया पृष्ठ उलटिए। क्या, कृपया पृष्ठ उलटिए। उसके बाद क्या आप पेज को पलटना शुरू कर देते हैं। क्री, प्री, ये जो क्या है आपके लाघव चिन्ह हैं। फिर बात करते हैं हंस पद की। किसकी, हंस पद की बात करते हैं। यदि लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है। क्या, यदि लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, यदि लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। किसका,
हंस पद का। अमर ने मुकेश से कहा कि प्रतापगढ़ चले जाओ। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो वाक्य लिखा गया है, क्या अमर ने मुकेश से कहा कि प्रतापगढ़ चले जाओ। अब कुछ अधूरा सा लग रहा है, क्यों? अमर ने मुकेश से कहा कि प्रतापगढ़ चले जाओ, लेकिन यहाँ पे क्या था? तुम छूट गया है। क्या? तुम छूट गया है, तुम प्रतापगढ़ चले जाओ। अब यहाँ पे सेंटेंस तो छूट गया है, लेकिन हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हंस पद का करके अब जगह जहाँ हमको रहेगा वहीं पे तुम कर देंगे। क्या? तुम कर देंगे। अमर ने मुकेश से कहा कि तुम प्रतापगढ़ चले जाओ। अब यहाँ समझ में आया है कि जो हमारा बीच में छूटा हुआ था वो क्या है? तुम के तुम छूट गया था, मैंने हंस पद लगा दिया कि ये तुम जो है ऊपर रहेगा की के जस्ट बाद में। अब सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अमर ने मुकेश से कहा कि तुम प्रतापगढ़ चले जाओ, लेकिन जैसे तुम नहीं था तो अधूरा सा था। अब उसको पूरा करने के लिए मैंने हंस पद लगाया और तुम लिखा। फिर उसके बाद योजक चिन्ह की बात करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग सामाजिक पदों में पुनरुक्त शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। क्या? इस चिन्ह का प्रयोग सामाजिक पदों में पुनरुक्त शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख दुख। क्या? सुख दुख। ऐसे सुख दुख की जब हम बात करते हैं, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, राम श्याम, तन मन, तो यहाँ पे मैंने किस चिन्ह का प्रयोग किया है मेरे प्यारे विद्यार्थी? आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख, तन मन, राम श्याम, भाई बहन में जो बीच में हमारा साइन लगता है वो कौन सा चिन्ह है? वो योजक चिन्ह है। फिर बात करते हैं क्या? अब ये सारे जो पूर्ण विराम हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय, उद्धरण, योजक, निर्देशक, कोष्ठ, हंस पद, रेखांकन, लाघव चिन्ह, तो ये जो और आपके दो चार और भी हैं, लेकिन ये सारे जो आपके विराम चिन्ह है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या। क्या? हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या की जब पूछा जाएगा तो आप 20 बताइएगा। क्या? 20 बताइएगा। और जब आपसे ये कहा जाए कामता प्रसाद गुरु ने, क्या कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या बताई है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे लिखा रहेगा सेंटेंस, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा जो, तो आप क्या लगाना? 20 वाले पे टिक कर देना। ठीक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब विराम चिन्हों की बात हुई। अब कल हमारा नया टॉपिक रहेगा, नए अंदाज के साथ रहेगा। फिलहाल आप विराम चिन्हों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसके साइन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन। और ये बहुत छोटा टॉपिक है। क्या? छोटा टॉपिक है। आपको 20 विराम चिन्ह याद कर लेने हैं, उससे आपके एक दो नंबर के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आराम से पूछा जाता है और आप कर भी लेंगे बिना आपके मेंटली प्रेशर के, क्योंकि 20 विराम चिन्ह है और आधे से ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चिन्ह यहाँ पे दिया गया है जो आपसे एकदम अनजान हो। चिन्ह को आप बराबर देखते हैं, यूज भी करते हैं, बस थोड़ी सी उस पर नज़र डालनी है, ध्यान देना है कि कब किस मतलब कौन सा चिन्ह जो है किस विराम चिन्ह में आएगा, या कोई सेंटेंस दिया रहता है तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दे दिया जाए, फिर उसके बाद ये दे दिया जाए, ये दिया जाए, इसके बाद फिर ये, इसको फिर कोष्टक, तो कुछ ऐसे चिन्ह हैं उनको आप बस दिमाग में रखिएगा। एक दो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और इस वीडियो को, इस क्लास को एक बार आप मन से, बढ़िया मन से मन लगा के देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।